हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम करने वाले हैं पीजीबीपी हेड के इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11 और 12। तो बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 की। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 द फॉलोइंग पेमेंट एक्सपेंडिचर वेयर मेड इनकर्ड बाय मिस्टर राजा, a resident individual whose turnover during the year ended 31/3/24 was 99 लाख। अब दोस्तों देखो कितनी चालाकी से यहाँ 99 लाख लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर 1 करोड़ होता तो 1 करोड़ के ऊपर बहुत सारे टीडीएस के सेक्शंस यहाँ पे लग जाते, पर यहाँ पर 99 लाख है तो ऑडिट पे भी नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे से बच जा रहा है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ 45,000 वॉज पेड टू रहमान एंड कंपनी, अ रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म, विदाउट द डिडक्शन ऑफ टीडीएस नहीं काटा इसने, ऐसा लिखा है इंटरेस्ट का। 10 लाख सैलरी पे की विदाउट टीडीएस और रेसिडेंट को की थी। ठीक है। कमीशन 16,000 मिस्टर विद्यासागर को पे किया, वो भी एक रेसिडेंट है और वो भी विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स पे किया है। ब्रीफली डिस्कस whether any disallowances arise under the provision of the section 40A assuming that the payees in all the cases mentioned above have not paid the tax if any which was required to be deducted by Mr. राजा। अब अगर दोस्तों आपने इलस्ट्रेशन नंबर 9 वाला वीडियो देखा था तो वहाँ पर मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी रेसिडेंट को कोई पेमेंट करते हो और उसमें टीडीएस काटना मैंडेटरी है और आपने टीडीएस अगर नहीं काटा या तो टीडीएस काटा पर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के पहले उस टीडीएस को जमा नहीं किया तो 30% डिसअलाउ हो जाता है और जिस साल आपने टीडीएस पे किया उस करेंट ईयर में अलाउ कर दिया जाता है। इसका एक एक्सेप्शन ये था कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा पर सामने वाला ईमानदार निकला, उसने रिटर्न फाइल किया, उसने रिटर्न फाइल करने के बाद उस इनकम को भी कंसीडर किया था अपने रिटर्न में और उस पर टैक्स जो आ रहा था वो भी पे किया था और अपने CSA फॉर्म 26A लेकर आपको दिया, तब जाकर आप उसको क्लेम कर सकते हो, वो भी उस ईयर जिस ईयर रिटर्न फाइल हुआ है। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो यहाँ पर लिख दिया है कि कोई भी टैक्स सामने वाला पे नहीं किया, तो एक्सेप्शन तो आता ही नहीं है। ठीक है। अब दूसरी बात, इसका टर्नओवर 99 लाख था। अब जब टर्नओवर कम था तो क्या इसको टीडीएस काटना था या नहीं काटना था? दोस्तों आप ऐसा जज नहीं कर सकते कि 1 करोड़ के नीचे है तो तीनों ही केस में टीडीएस नहीं काटना होगा, चलो जाने देते हैं, सबको अलाउ कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर एक चीज़ के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है। सैलरी के टीडीएस के लिए 192 बना है, आपका कमीशन के लिए 194H बना है, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग सेक्शन बना हुआ है और उस सेक्शन में टीडीएस कब काटना चाहिए ये दिया हुआ है। और अगर आप उस दायरे के अंदर आते हो और आपने टीडीएस नहीं काटा तो डिसअलाउंस तो होना ही है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला, disallowance under section 40A is attracted where the assessee failed to deduct tax at source as is required under the act or having deducted tax or fails to remit the same to the credit of the central government। या तो टैक्स काटा नहीं या तो काटने के बाद जमा किया नहीं, दोनों ही केस में 40A का जो आपको डिडक्शन है वो होगा। आइए देखते हैं सबसे पहला केस क्या है। इंटरेस्ट ऑफ 45,000 वॉज पेड टू रहमान एंड कंपनी। इंटरेस्ट जो है वो रहमान एंड कंपनी को पे किए 45,000, जिसमें हम टैक्स नहीं काटे। अब इंटरेस्ट पे टैक्स कटता है, टीडीएस कटता है 194A में, पर 194A सेक्शन है वो ये बोलता है कि टैक्स तभी काटना है जब किसी इंडिविजुअल का टोटल टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस ईयर 23-24 में 1 करोड़ के ऊपर हो तो ही काटना है। 1 करोड़ के ऊपर हो तो ही काटना है, 1 करोड़ के ऊपर नहीं था। Thus, in the present case, since the turnover of the SSE is less than 1 crore, he is not liable to deduct tax at source। यानी वो लायबल ही नहीं है टैक्स काटने के लिए। अगर वो टीडीएस काटने के लिए लायबल नहीं है तो कोई भी डिसअलाउंस जो है इसको अट्रैक्ट नहीं होगा। पूरा का पूरा 45,000 इसको एज अ एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाएगा। पहला केस सॉल्व हुआ। दूसरा, 10 लाख का सैलरी पे किया था एक रेसिडेंट को और टीडीएस नहीं काटा। अब 10 लाख पे किया तो एसएससी जो है वो ऑलरेडी दायरे में आ गया, टैक्स के दायरे में आ गया, तो टीडीएस काटना ही है। देखो सेक्शन 192 क्या बोलता है। सेक्शन 192 बोलता है कि यहाँ पर सेक्शन 192 में कोई भी 1 करोड़ वाली जो लिमिट है वो नहीं लगती है। सेक्शन नंबर 192 में 1 करोड़ वाली लिमिट नहीं लगती है। ठीक है। द डिसअलाउंस ऑफ 30% ऑफ द सम पेबल 40A would be attributed in respect of all the sum which is
टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर चैप्टर 17B। जहाँ पर भी चैप्टर 17B में TDS डिडक्ट होने वाला है, अगर वो नहीं किया तो 30% लगेगा। अब 17B जो है चैप्टर, वो बोलता है कि आपको सैलरी जो पे करते हो उस पर टैक्स काटना है। तो ऑब्लिगेशन जो रहता है टू डिडक्ट टैक्स एसोस अंडर सेक्शन 192 अराइज इन द हैंड ऑफ ऑल एसएससी एम्प्लॉयर इवन इफ द टर्नओवर अमाउंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। यानी 1 करोड़ की लिमिट आपको नहीं लगती है। अगर सामने वाला एसएससी टैक्स स्लैब में टैक्सेबल हो गया और वो जो है अगर नया स्कीम ले रहा है तो 7 लाख, पुराना स्कीम ले रहा है तो 5 लाख, उसके ऊपर उसका सैलरी चला गया, उसको टैक्स पर पे करना है और आपने टैक्स नहीं काटा, तो 1 करोड़ की लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको टैक्स काटना ही था। अगर आपने नहीं काटा तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। देयरफॉर इन द प्रेजेंट केस द डिसअलाउंस under section 40 AIA is attracted for the failure to deduct the tax at source, hence only 30% of the amount of salary paid without deduction would be disallowed। यानी 30% डिसअलाउ हो जाएगा, 30% यानी 3 लाख रुपए डिसअलाउ हो जाएगा। अब आते हैं कमीशन में। कमीशन जो है 16,000 का पे किया था मिस्टर विद्यासागर को। तो कमीशन की बात करेंगे तो कमीशन में भी दोस्तों यहाँ पर बोलता है कि कमीशन आपको तभी काटना है जब आपका टर्नओवर जो है वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ के ऊपर है। ठीक है। अब और कमीशन में इन एक्सेस ऑफ 15,000 से ज़्यादा है तो काटना है। इस केस में 16,000 है, पर 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर तो नहीं है ना, तो इस केस में भी आप लायबल नहीं होते हो कोई भी TDS काटने के लिए। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ के नीचे टर्नओवर था, 99 लाख था। और दूसरी बात ये कि जब 1 करोड़ के नीचे टर्नओवर रहता है तो TDS को काटना नहीं पड़ता है इस सेक्शन में 194H में। मिस्टर राजा इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194M। अब 194M कहाँ से आ गया जी? 194H था ना कमीशन का, तो पर कमीशन टू कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह के लिए एक 194M बनाया गया है, जहाँ पर ये बोला है कि 194M में अगर आप कमीशन 50 लाख से ज़्यादा दे रहे हो, 50 लाख से ज़्यादा दे रहे हो, तो वहाँ पर भी ये नहीं लगता, क्योंकि 50 लाख तो यहाँ पर हुआ ही नहीं है, यहाँ पर तो खाली 16,000 की बात हुई है। तो डिसअलाउंस जो है वो यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा 16,000 रुपये अलाउ कर दिया जाएगा। ये तो दोस्तों हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। नहीं समझ आया तो आप कमेंट करिए, कोई भी अगर आपका डाउट है तो हम सॉल्व करेंगे। फिर आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 में। बहुत ही छोटा सा इलस्ट्रेशन है। अ फर्म हैज़ पेड 8,50,000 एज रेमुनरेशन टू इट्स पार्टनर को रेमुनरेशन पे किया। इससे मेरे को याद आया है, रेमुनरेशन में वो बुक प्रॉफिट निकालते हैं और फिर बुक प्रॉफिट के बाद इसका अलाउएबल रेमुनरेशन आता है फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। अब इन्होंने 8,50,000 तो पहले ही पे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका बुक प्रॉफिट है वो तो हमको निकाल के दिया है, बुक प्रॉफिट निकाल के दिया है। कितना दिया है? 10 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट निकाल के दिया है। तो व्हाट इज द रेमुनरेशन अलाउएबल एज डिडक्शन? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सेक्शन की ओर लेके चलता हूँ। रेमुनरेशन जो है मैक्सिमम कितना लागू होता है, पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ता है बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट अंडर PGBP लेंगे, उसमें से करंट ईयर और ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन जो है उसको माइनस कर लेंगे, और अगर रेमुनरेशन पहले से माइनस करके रखा हुआ है तो उसको वापस प्लस कर देंगे, तो हमारा बुक प्रॉफिट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है तो हमको बुक प्रॉफिट निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं बुक प्रॉफिट में। देखो दोस्तों, पहले जो लिमिट थी वो थी 3 लाख की। अगर आप मेरे रिवीजन वीडियो में देखोगे तो मैंने 3 लाख की लिमिट आपको समझाई है, पर वहाँ पर मैंने ये कमेंट भी कर दिया था पिन की लिमिट जो है वो चेंज हो चुकी है। लिमिट जो है वो फर्स्ट 6 लाख की हो गई है, यानी कि बुक प्रॉफिट में पहले 6 लाख पे बुक प्रॉफिट का 90%, या फिर 1,50,000 लिमिट पहले थी, अब हो गई 3 लाख। बुक प्रॉफिट का 90% या फिर 3 लाख, विच एवर इज हायर जो है वो लगेगा पहले 6 लाख पर, और बाकी पर लगेगा बुक प्रॉफिट का 60% मैक्सिमम। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा है, जो भी आपका बुक प्रॉफिट है उसमें से पहले 6 लाख को अलग करो और बाकी को अलग करो। आइए देखते हैं। तो मेरा बुक प्रॉफिट कितना था दोस्तों? 10 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट था। आपको ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, है ना। बुक प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, पहले 6 लाख को अलग कर देंगे। फर्स्ट 6 लाख अलग कर दिए, और मेरा बचा कितना?
4 लाख, तो 4 लाख को मैं अलग कर दिया। जो बैलेंस बचा है उसमें देखो दोस्तों, बुक प्रॉफिट का 60%, यानी 4 लाख का 60%, 24,000 रुपये, सॉरी 2,40,000 रुपये यहाँ पर आ गया दोस्तों। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2,40,000 तो अलाउ किया जाएगा, 6 लाख के ऊपर का 4 लाख। जो पहला 6 लाख है उसमें फर्स्ट पॉइंट बोलता है बुक प्रॉफिट का 90%। 6 लाख का मेरा बुक प्रॉफिट था, उसका 90% आ गया मेरा 5,40,000। या फिर सेकंड बोलता है 3 लाख। ये दोनों में विच एवर इज हायर जो आएगा, यानी 5,40,000 रुपये अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, आपको ऐसे नहीं लिखना है ना। आपको कैसे लिखना है इसके लिए आप स्टडी मैट को रिफ़र करिए, आपको उसको एज अ टेबल बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब टोटल रेमुनरेशन अलाउड, अलाउ कितना है दोस्तों, 5,40,000 प्लस 2,40,000, 7,80,000 रुपये अलाउ कर दिया गया है। रेमुनरेशन पेड, इस क्वेश्चन में रेमुनरेशन कितना पे कर दिए इन लोग, 8,50,000 तो ऑलरेडी पे कर दिए हैं इन लोग, है ना। देखो रेमुनरेशन अलाउ कितना था एज पर लॉ, 7,80,000, पे कितना कर दिए 8,50,000, तो पे कर दिए तो डिसअलाउ भी हो जाएगा ना। तो रेमुनरेशन डिसअलाउड, अच्छा इसका सेक्शन कौन सा है, एज पर सेक्शन 40B5, 40B5 जो है वो इसका सेक्शन है। और यहाँ पर डिसअलाउंस कितना होगा, 8,50,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 7,80,000 रुपये, तो ये आ जाएगा मेरा 70,000 रुपये। तो 70,000 का इसका रेमुनरेशन जो है वो डिसअलाउ हो चुका है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आया हो, नहीं समझ आया तो कमेंट करिए, मैं आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 में। इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी इसी के जैसा मिलता जुलता है पर थोड़ा सा अलग है। आइए देखते हैं क्या है इसमें अलग। राव एंड जैन अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टनर, नेट प्रॉफिट हुआ था 17 लाख बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम। 17 लाख का नेट प्रॉफिट था, जिसमें से नीचे दी गई आइटम को माइनस नहीं किया गया है। सैलरी ऑफ 40,000 ईच पर मंथ पेबल टू 2 वर्किंग पार्टनर, 40,000 पर मंथ की सैलरी है और दोनों पार्टनर को मिलने वाली है, बहुत बढ़िया। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीन सेक्शन 32, 1,50,000 डेप्रिसिएशन है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इन्होंने 15% डिसाइड किया है 5 लाख का। पर दोस्तों आपको पता है कि इंटरेस्ट जो है वो खाली 12% तक अलाउ किया जाता है, 15% तक अलाउ नहीं किया जाता। तो अभी इन्होंने इसको माइनस नहीं किया, इसलिए कोई भी टेंशन नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। निकालना क्या है, पहला तो बुक प्रॉफिट निकालना है और दूसरा अलाउएबल वर्किंग पार्टनर सैलरी, क्योंकि अलाउएबल सैलरी निकालने के लिए बुक प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको अभी समझाया ये वाले कॉन्सेप्ट में। ये देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं, सबसे पहले बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन कितना है मेरा, 17 लाख रुपए। ये मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन है। अब इसमें से मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करने वाला हूं। डेप्रिसिएशन है मेरा 1,50,000 और इंटरेस्ट भी माइनस करूंगा पर खाली 12%, तो 5 लाख का 12% आएगा मेरा 60,000। तो 17 लाख में से 1 लाख गया तो बचा 16, 16 में से 1 गया तो 15, तो ये बचेगा आपका 14,90,000 रुपए। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा बुक प्रॉफिट, 14,90,000 रुपए का बुक प्रॉफिट मेरा आ चुका है, बहुत ही इजी। अब बुक प्रॉफिट से मैं निकालने वाला हूं कि इसका जो पार्टनर का सैलरी है वो कितना अलाउ कर सकते थे इन लोग। तो 14,90,000 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक 6 लाख रुपए, क्योंकि फर्स्ट 6 लाख पे अलग कॉन्सेप्ट चलता है
और बाकी का बैलेंस यानी 8,90,000, 14,90,000। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कितना आएगा? पहला 6 लाख का 90%, जो कि आ गया 5,40,000, और दूसरा आ जाएगा 3 लाख। ये दोनों में विच एवर इज़ हायर लेंगे तो विच एवर इज़ हायर मेरा आ जाएगा 5,40,000, और यहाँ पर 8,90,000 का दोस्तों आपको सीधा सीधा 60% मिलने वाला है। तो 60% अगर मैं निकालूंगा तो 6 9 ज़ा 54, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 5 534,000 534,000 आ जाएगा। तो मेरा आ जाएगा टोटल रेमुनरेशन अलाउड। कितना अलाउ कर दिया गया है? 5,40,000 प्लस 5,34,000, तो ये हो गया 10 4 5 6 7 10,74,000, 10,74,000 जो है वो मेरा अलाउ कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इतने में ख़त्म नहीं होता है ना। हाँ, अभी सैलरी जो है वो 40,000 ईच पर मंथ दोनों पार्टनर को मिलने वाली है। ठीक है, तो कितना इन्होंने रेमुनरेशन पेड कितना किया है? रेमुनरेशन पेड कितना किया इन्होंने? 40,000 इंटू 2 पार्टनर का इंटू 12 महीने का, तो यह आ जाएगा 9,60,000। इन्होंने पे किया 9,60,000। अब रेमुनेशन अलाउड था 10,74,000, इन्होंने पे किया 9,60,000, यानी उस लिमिट के अंदर ही पे किया है। तो उस लिमिट के अंदर जब पे किया है तो पूरा का पूरा रेमुनरेशन जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा। रेमुनरेशन अलाउड 9,60,000 पूरा का पूरा अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि लिमिट के अंदर में ये आया है। ये था दोस्तों हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, कोई डाउट हो कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे के इलस्ट्रेशन देखने के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।